अपर एब्स लोअर एब्स अलग होते हैं? क्रंचेस करने पे दोनों एक साथ ट्रेन होते हैं या अलग अलग ट्रेन होते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो अपर एब लोअर एब्स कुछ नहीं होता, एक ही मसल होती है आपके पेट में जिसको हम कहते हैं रेक्टस अब्डोमिनस, ठीक है। टेस्ट के इंजेक्शन लगाने के बाद हिप्स पे गांठ बन जाती है, पेन रहता है 2-3 दिन तक, एनी सॉल्यूशन। टेस्टोस्टेरोन लगाने के बाद ही पूरी बॉडी में नहीं घूमने लगता, वो साइट इंजेक्शन भी रहता है, इंजेक्शन साइट पे रहता है, वहां से स्लोली स्लोली वो रिलीज होता है। वट इज लिवर इंटॉलरेंस एंड हाउ टू क्योर इट? मतलब लिवर का काम बढ़ गया यार। एक तरफ आप उबले हुए चावल खा रहे हो, लिवर उसे आसानी से ब्रेक डाउन कर देगा। एक तरफ आप खा रहे हो बिरयानी जिसमें इतने सारे मसाले हैं, तेल है, लिवर को ज्यादा मेहनत लगेगी ना, समझ रहे हो आप? हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज गुड। आपका जिम डाइट वर्कआउट सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। अब इस वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। जो हम पहले इंस्टाग्राम स्टोरी पे करते थे वो सेम चीज अब हम यूट्यूब पे करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरी 24 घंटे बाद डिलीट हो जाती है, लोगों को उनके सवाल के जवाब मिल ही नहीं पाते थे। अब सेम चीज हम यूट्यूब पे करेंगे क्योंकि वीडियो स्टोर हो जाती है और अब बाद में भी जाके देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है भाव्य अरोड़ा का। एनी टिप्स टू इंक्रीज आर्म साइज? आई प्रायोरिटाइज माई ट्राइसेप्स मोर ऑलरेडी। भाव्य का क्वेश्चन ये है कि कोई टिप दे दो मुझे जिससे मेरा आर्म का साइज बढ़ जाए, मैं ऑलरेडी अपने ट्राइसेप्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। अब एक चीज आप सब लोगों को पता है कि आपके आर्म्स में 70% ट्राइसेप्स होते हैं, 30% आपके बाइसेप्स होते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने ट्राइसेप्स पे ज्यादा फोकस करूंगा तो मेरे आर्म्स का साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि ट्राइसेप्स 70% होता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। अगर आप ट्राइसेप्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, बाइसेप्स पे कम कर रहे हो, तो आप एक मसल इंबैलेंस क्रिएट कर सकते हो। आपने ऑलरेडी बहुत लोगों में देखा होगा, वो इतने ट्राइसेप ट्रेन करते हैं कि उनका जो आर्म है ना बैकवर्ड साइड, मतलब ट्राइसेप इतना ज्यादा पीछे की तरफ निकल रहता है और बाइसेप्स उनके वीक रह जाते हैं। अगर आपको अपने आर्म्स का साइज बड़ा करना है, आपको इक्वली ट्रेन करनी पड़ेगी दोनों को चीजें, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ऊपर से ट्राइसेप्स पे ज्यादा फोकस करोगे, बाइसेप्स पे कम करोगे, तो आपकी जो पुशिंग मूवमेंट है वो स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि पुशिंग मूवमेंट में ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बट आपकी पुलिंग मूवमेंट जिसमें बाइसेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो वीक हो जाएगी। तो आप चेस्ट में ज्यादा वेट उठा पाओगे, शोल्डर प्रेस में ज्यादा वेट उठा पाओगे, बट बैक में ज्यादा वेट नहीं उठा पाओगे। तो ये गलती मत करो। अगर आपको अपने आर्म्स का साइज बड़ा करना है तो दोनों मसल्स बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों पे इक्वली फोकस करो, क्योंकि जो मसल है ना वो प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ अच्छी लगती है। आप एक चीज पे बॉडी के किसी भी बॉडी पार्ट को उठा लो, अगर उस पर ज्यादा फोकस करोगे वो ओवर डेवलप हो जाएगा और उसका जो अपोजिट पार्ट है वो आपका बहुत बेकार लगेगा। तो आर्म्स का साइज बड़ा करना है, कैलोरी सरप्लस में खाओ, अच्छे से ट्रेन करो और खुद को टाइम दो, रिकवरी पे टाइम दो। किसी एक मसल को स्पेसिफिकली टारगेट करके सोचो कि मेरे आर्म्स का साइज बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, सिर्फ मसल इंबैलेंस क्रिएट होगा। दूसरा सवाल है यूवी का। हाउ मच अ पर्सन कैन गेट श्रेडेड नेचुरली? मतलब नेचुरली एक इंसान कितना ज्यादा श्रेडेड हो सकता है। सबसे पहले तो एक गलत फहमी में आपकी दूर कर देता हूँ कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपको श्रेडेड होने में हेल्प करते हैं, नहीं, वो आपकी कंडीशनिंग अच्छी करते हैं, आपकी स्किन क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, आपकी वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। पर जब हम बात करते हैं ना श्रेडेड होने की, वो सिर्फ डाइटिंग और कार्डियो पे डिपेंड करता है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। स्टीरॉइड्स हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो मसल प्रिजर्व करते हैं। बट अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि कितना ज्यादा मैं नेचुरली श्रेड हो सकता हूं, तो मैं आपसे बोलूंगा जितना एक इनहांस एथलीट हो सकता है उतना आप हो सकते हो। आपकी बस कंडीशन उस टाइप की नहीं लगेगी, क्योंकि वेस्कुलरिटी उतनी नहीं होगी, स्किन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, मसल लॉस भी आप करोगे, बट नेचुरली भी आप 4% 5% बॉडी फैट पे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एनाबॉलिक्स यूज करने पड़ेंगे 4% पे जाने के लिए, 5% पे जाने के लिए। इट्स ऑल अबाउट डाइटिंग, इट्स ऑल अबाउट कार्डियो। अगला सवाल है चेतन का। विच एक्सरसाइज इज बेस्ट टू ट्रेन द लोअर बैक, डेडलिफ्ट, हाइपर एक्सटेंशन और एनी अदर? चेतन, एक बात तो आप ये समझो पहले कि बेस्ट एक्सरसाइज कुछ भी नहीं होती, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब अगर मैं दो एक्सरसाइज को कंपेयर करूं यहाँ पे, डेडलिफ्ट को और हाइपर एक्सटेंशन को, तो इसमें डिफरेंस पता क्या है? डेडलिफ्ट की फॉर्म बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे करना है। बहुत ज्यादा इंजरी भी डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स में होती है, क्योंकि उसमें पोस्चर को मेंटेन करना होता है। और दूसरी तरफ अगर मैं हाइपर एक्सटेंशन की बात करूं, बहुत एक कंट्रोल्ड एक्सरसाइज है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक डेडिकेटेड मशीन मिल जाएगी जिम में, वहां पे आपको जाना है, अपने दोनों पैर फंसाने हैं, हाथ में एक प्लेट पकड़नी है और आपको करना है। और अपना उसमें आप एंगल भी सेट कर सकते हो, उसमें जो आपको लेवल्स मिलेंगे उसके हिसाब से आप ट्रेन कर सकते हो। तो डेडलिफ्ट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आपको बैक में थिकनेस चाहिए, आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको पावर लिफ्टिंग करनी है और आपको ओवरऑल बैक में हाइपोट्रोफी चाहिए। बट अगर आप खाली लोअर बैक के लिए पूछ रहे हो तो हाइपर एक्सटेंशन से अच्छी एक्सरसाइज है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आपके लोअर बैक को टारगेट करती है। अगला सवाल है भावेश का। आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट स्टीरॉइड्स एंड बॉडी बिल्डिंग नॉलेज, कैन यू गिव मी सम अकेडमी नेम? भावेश, सबसे पहले तो आप ये चीज समझो कि बहुत सारी बुक्स हैं ऑलरेडी, बहुत सारे कोचेज हैं जो ऑलरेडी अपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का कोर्स बेच रहे हैं। अब उसके साथ पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि आपको बेसिक बेसिक चीजें पता चल जाएंगी, आपको साइकिल स्टैकिंग पता चल जाएगी, मेडिसिन क्या यूज होती है वो भी आपको पता चल जाएगा, बट आप वो सब कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। स्टेरॉइड्स की नॉलेज का सिंपल सा मतलब है, आपको एक बहुत एक्सपीरियंस कोच के अंदर आके सीखना पड़ेगा।
क्योंकि जो किताबी नॉलेज है वो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होती। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना सकता हूँ प्रॉपर कि क्यों एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आप वैसे नहीं सीख सकते। एक कोर्स आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज दे देगा। ये वही वाली बात होगी कि आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपने किताब पढ़ ली कि पानी में जाओ, हाथों को ऐसे करो, पैरों को ऐसे करो, बट आप स्विमिंग तब तक नहीं सीखोगे जब तक आप पानी में खुद नहीं जाओगे। तो ऐसे स्टीरॉयड के बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है, किताबें एकदम कब से छप रही है, 1950 से मार्केट में है। बट जो रियल स्टीरॉइड्स की नॉलेज होती है वो उसके लिए आपको एक कोच हायर करना पड़ेगा, बहुत अच्छा कोच जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स में काफी ज्यादा जिसको नॉलेज हो। उसके साथ आप आओ, उससे सीखो, या फिर आपको खुद भी यूज करने हैं तो उसके अंडर आप आगे सीखो। और ये एक ऐसी चीज है, आपको एक्सपीरियंस है। आप 15 20 25 30 क्लाइंट्स को जब ट्रेन कर लोगे, उनकी ब्लड रिपोर्ट पढ़ोगे, आप देखोगे कि सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। आप ये भी सीखोगे जो मैंने किताब में पढ़ा था वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, और हर कोई बहुत डिफरेंट होता है, जेनेटिक्स सबके डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो काफी सारी चीजें आपको कोर्स में ये मिलेंगी। एनावर बहुत वीक होता है, ट्रेन बहुत हार्ड होता है, डेका से आपको सेक्स इश्यूज हो सकते हैं, बोल्डिनॉन से आपकी किडनी खराब हो सकती है, क्लेन बट्रोल से आपके हाथ कांपेंगे। और यही सेम चीजें आप 10 क्लाइंटों पे चलाओगे ना, सबके अलग अलग रिस्पॉन्ड होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोचोगे मैंने किताब में तो ये पढ़ा था, मेरे क्लाइंट पे तो अलग अलग चीजें काम कर रही है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो इसीलिए जो आज भी जो लोग स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं या फिर अपने क्लाइंट्स को यूज करवा रहे हैं, उनके ऊपर भी एक कोई और बैठा है जो उनको गाइड करता है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन अ कोर्स, आपको अगर सच में सीखना है तो आप कोर्स तो कर लो, वो तो चलो आपको एक अच्छी नॉलेज दे देगा। आप एक कोच हायर कर लो जो आपको सिखाए, और आपके क्लाइंट्स के साथ भी प्रॉब्लम है तो आपको गाइड करे, क्योंकि स्टीरॉयड की नॉलेज हमेशा एक्सपीरियंस से आती है। इसे आप दवाई की तरह समझो। जैसे एक डॉक्टर काफी टाइम तक प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो एक्सपर्ट बनता है ना, सेम आपका भी है। आपको मैं बता दूं, बल्किंग में टेस्टाडेका ले लो, कटिंग में ये ले लो, वो ले लो, आप लोगों पे चलवाओगे ना, उनको साइड इफेक्ट इस लेवल पे होंगे, उनको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर किसी की बॉडी बहुत अलग होती है। I am doing bodybuilding for many years and I have seen this thing. Everybody is different, so you cannot apply the same approach to everybody. You need to learn, you need to gain experience. Then after you can think of, progressing in this field. अगला सवाल है अफी सिद्दीकी का, ब्रांड से आप कभी कोलैब क्यों नहीं करते? यार देखो, आई एम अ बॉडी बिल्डिंग कोच, आई एम अ फिटनेस कोच, ट्रांसफॉर्मेशन कोच। मुझे को अपने पेज को मैंने कभी भी मोनेटाइज करने के बारे में नहीं सोचा कि मैं कोई ब्रांड आके प्रमोट कर दूं। प्रोटीन, मेरे को बहुत ऑफर आए हैं 2021-22 से ही आ रहे हैं। जो जिनके 5-6 हजार फॉलोअर्स होते हैं उन्हीं को ऑफर आने लगते हैं, मेरे तो फिर भी 60 हजार है, 65 हजार है। बट आई डोंट लाइक टू डू दैट। अगर मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ ना, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसे खा के आप मेरी जैसी बॉडी बना सकते हो, पर ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, मेरी डाइट, वर्कआउट, सब कुछ ऑन पॉइंट है, तब जाके ऐसी फिजिक बनती है। मैं आपको ये बोल दूं कि आप ये वाला प्रोटीन ले लो, अपनी बॉडी दिखा दूं, तो आपको तो ऐसे ही लगेगा ना कि आकाश ने जो ये बॉडी बनाई है, इस वाली प्रोटीन से बनाई है। दुनिया भर में लोग ये कर रहे हैं, मैं नहीं करता। ना मैं व्यूज के लिए वीडियो बनाता, ना मुझे किसी चीज की बात करनी, मुझे सिर्फ एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रियलिटी की बात करनी है। मैं अपने पेज पे कुछ भी प्रमोट नहीं करना चाहता। मैं चाहूं तो महीने के 50-60 हजार रुपए सिर्फ प्रमोशन से कमा सकता हूं, बट मेरा मन ही नहीं करता, अंदर से आवाज नहीं आती यार। जो मजाक कोचिंग की फीस में है ना, वो ब्रांड कोलैबोरेशन में नहीं है। जबकि कोचिंग की फीस में इतना दिमाग लगाना पड़ता है, 6-6 महीने कोचिंग दो, एकदम डाइट प्लान चेंज करो, फोन पे बात करो, वीडियो कॉल करो। ब्रांड का क्या है, एक रील डाली आपको पैसा मिल जाएगा। बट वो चीज मेरे को पसंद नहीं है, ना मैं कभी करना चाहता। अगला सवाल है मोहम्मद फैमान का, सर विटामिन D3 60,000 IU लेता हूं, इसके साथ K2 सप्लीमेंट नेसेसरी है क्या? अगर नेसेसरी है तो कौन सा लूं? सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन के। देखो, कैल्शियम का काम होता है आपकी बोन को स्ट्रांग बनाना, विटामिन डी का काम होता है उस कैल्शियम को अब्सॉर्ब कराना, विटामिन के का काम होता है उस कैल्शियम को डायरेक्ट चैनल करना आपके बोन्स में, आपकी टीथ में। तो अगर आप विटामिन के लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका कैल्शियम और आपका विटामिन डी बेटर तरीके से अब्सॉर्ब होगा। अगर आपके विटामिन डी की जो डोज है वो कम है, 1000 IU, 2000 IU, तो आपको विटामिन के की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आप जैसे बता रहे हो आपको विटामिन, आप ले रहे हो विटामिन 60,000 IU, विटामिन डी 60,000 IU, इस केस में विटामिन डी बहुत ज्यादा है और आपको विटामिन के की जरूरत पड़ेगी। आई वुड रिकमेंड 100 mcg आप कम से कम लो, और इसमें भी विटामिन के आपको चाहिए MK7। याद रखना, आप Amazon पे जाओ, लिखो विटामिन के MK7, और आपको 100 mcg डेली चाहिए। अगला सवाल है ऋषिम का, भैया गायनों के लिए कुछ ऑप्शन है या नहीं? बहुत गिल्टी लगता है, प्लीज आंसर मी। अब डिपेंड करता है ना, गायनो आपको हुआ कैसे है, आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अब्यूज करे हैं उसी वजह से हुआ, या आपको बचपन से ही है। और गायनो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। मोस्ट केसेस में गायनो आपके मेडिसिन से कंट्रोल हो सकता है, बट अगर आपकी ग्लैंड ओवर डेवलप्ड हो चुकी, जाके सर्जरी करा लो, कौन सी बड़ी बात है, दुनिया कराती है यार, बहुत सस्ती होती है सर्जरी। 30-40 हजार रुपए में आपकी सर्जरी हो जाएगी, जाके उसको ग्लैंड को निकलवा लो। जिंदगी में दोबारा गायनो नहीं होगा आपको। अगर आप वो ग्लैंड ही निकलवा दोगे ना यहाँ से, दोबारा आपको गायनो होगा ही नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कभी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को टच भी नहीं किया, उसके बावजूद उन्हें गायनो होता है, क्योंकि इनका जो हार्मोनल बैलेंस है वो खराब है, एस्ट्रोजन काफी ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन कम है, इसलिए कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रही है।
तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है यार। काफी लोगों के बाल झड़ने लगते हैं कम एज में, किसी को गायनो हो जाता है, किसी को सेक्सुअल इश्यूज होते हैं। इसमें कोई, मुझे पता है दुनिया मजाक उड़ाती है गायनो को लेके, बट इसमें कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप? दुनिया भर में लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं। इतना बड़ा इशू मत बनाओ। यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रूट कॉज, व्हाई डू यू हैव गायनो इन द फर्स्ट प्लेस, दैट्स द मेन क्वेश्चन। डिड यू एवर यूज एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स और डिड इट हैपन फ्रॉम द बिगनिंग? हो सकता है आपको बचपन से ही हो। तो पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट करो, वो चेक करेगा कि आपका गायनो रिवर्सिबल है या नहीं है। अगर वो रिवर्सिबल नहीं है, सर्जरी करा लो। एक दिन में सर्जरी हो जाएगी, कोई कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ये कोई हेल्थ कंसर्न नहीं है, ये अपीयरेंस इशू है। एक होता है हेल्थ कंसर्न, आपके लिवर किडनी में कोई इशू है, अब तो मेरी लाइफ दाव पे लगी है। एक होता है अपीयरेंस इशू, कि मैं दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। अपीयरेंस मतलब समझ रहे हो इसका? डॉक्टर के पास जाओ, सिंपल, इतना कोई इशू नहीं है। वो आपको बता देगा, रिवर्सिबल होगा तो आपको मेडिसिन दे देगा, नहीं होगा तो आपका सर्जरी करके वो ग्लैंड निकलवा देगा, दोबारा से टाके लगा देगा, बात खत्म। इतना डरने वाली जरूरत नहीं है। बी काम, हो जाएगा सब ठीक। अगला सवाल है राजपूत सोनू भैया, बेस्ट बॉडी रिकम्पोजिशन करने का तरीका क्या है? बेस्ट तरीका कुछ नहीं होता। देखो, मैंने बहुत लोगों की बॉडी रिकम्पोजिशन कराई है, अपनी भी करी है। हर कोई बहुत डिफरेंट होता है। मुझे पता है ये सवाल तुम सुनना नहीं चाहते, तुम्हें चाहिए कि मैं एक डाइट दे दूं, वर्कआउट दे दूं। बट मैं दे भी दे दूंगा ना, तो हर किसी पे काम नहीं करेगा वो। मैंने बहुत स्टोरीज भी लगाई है इस चीज को लेके कि एवरीबडी इज डिफरेंट। और दूसरी बात पता है, डाइट वर्कआउट से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म भी नहीं होते, अधेरेंस की बात होती है। अधेरेंस मतलब आप उस चीज को कर पाओगे नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मशीन होते हैं, उन्हें जो मर्जी खिला दो, फर्क नहीं पड़ता। और वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्डर भी होते हैं, एक पर्टिकुलर डाइट पे वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोग होते हैं हाई कार्ब्स, लो प्रोटीन और मॉडरेट फैट पे भी कर जाते हैं, किसी किसी को कार्ब्स जीरो भी करने पड़ते हैं। तो बॉडी रिकम्पोजिशन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन बॉडी बिल्डिंग, स्पेशली नेचुरली व्हेन यू आर नॉट एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू यू नो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इज गोना बी रियली हार्ड फॉर यू, स्पेशली नेचुरली। इवन मेरे को भी नेचुरल क्लाइंट्स जो होते हैं उनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। पर एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और दूसरा, बॉडी रिकम्पोजिशन करना बेकार है अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस्ड ऑलरेडी हो चुके हो। मतलब 5-6 साल अगर आपको हो गए हैं और ऊपर से 5-6 साल से आप जिम में सीरियस थे, आपने डाइट को भी सीरियस लिया है, तो आप या तो खाली मसल गेन पे फोकस करो या फिर फैट लॉस पे फोकस करो। बॉडी रिकम्पोजिशन उनके लिए होता है जिन्हें 2-3 साल हुए हैं जिम जाते हुए और उन्होंने कभी डाइट को सीरियसली इतना लिया नहीं है, या फिर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, या फिर वो उनकी बॉडी में फैट काफी ज्यादा है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पे आप मसल गेन और फैट लॉस एक साथ कर सकते हो। बट अगर आप बहुत एडवांस्ड हो, आपकी बॉडी को ऑलरेडी बहुत अच्छी ट्रेनिंग स्टिमुलस की आदत है, और आप बहुत अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हो, तो कुछ नया नहीं है यार जो आप चेंज कर सकते हो। देखो, एक डी ट्रेनिंग जिसने काफी टाइम से एक्सरसाइज नहीं की, उसकी आप डाइट और अच्छी बना दोगे, वर्कआउट अच्छा बना दोगे, उसकी बॉडी को एक शॉक मिलेगा, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी, रिजल्ट दिखेंगे। पर एक बंदा जो ऑलरेडी अपने आप को इतने सालों से घिस रहा है, उसको बॉडी रिकम्पोजिशन से क्या फर्क पड़ेगा? उसका नहीं होगा। उसको एक गोल चूज करना पड़ेगा, या तो फिर वो अपने आप को इनहांस कर ले, या फिर वो एक गोल चूज करे, मसल गेन या फैट लॉस। तो बॉडी रिकम्पोजिशन सिर्फ तभी फायदेमंद है जब आप स्टार्टिंग में एक डी ट्रेनी हो, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, या फिर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी जिम में बहुत टाइम से अपने आप को घिस रहे हो, मेहनत कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, बॉडी रिकम्पोजिशन इज नॉट फॉर यू। अगला सवाल है पारस का, कैन वी मेंटेन आवर बॉडी विद होम वर्कआउट एंड नॉर्मल डाइट? नो पारस, यू एब्सोल्युटली कैन नॉट। आपकी डाइट तो आपको घर पे ही करनी पड़ेगी फॉर श्योर, पर वर्कआउट करने आपको जिम जाना पड़ेगा, या फिर आप एक बहुत करोड़पति बन जाओ और अपने घर में ही जिम खोल लो। क्योंकि घर पे जो आप वर्कआउट की वीडियोस देखते हो ना, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं कि जी मैंने तो यहाँ पे ये करके ऐसे बॉडी बना ली, मैं 2 डंबल ले आया, मैंने बेंच प्रेस करके अपनी चेस्ट को ऐसे कर लिया, सारी की सारी चीजें बकवास है। आपको काफी सारी चीजें चाहिए होती है बॉडी को ग्रो करने के लिए, जो खाली जिम में ही होती है। आपको अलग अलग वेट के डंबल चाहिए, आपको अलग अलग एंगलों से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। यू नीड आइसोलेशन एक्सरसाइज, यू नीड कंपाउंड एक्सरसाइज, यू नीड टू डू सुपर सेट, ड्रॉप सेट, also you have to do sometimes cardio as well to increase your cardiovascular capacity, that also helps in your muscle building as well। बहुत सारे वर्कआउट होते हैं, आप घर पे नहीं कर पाओगे यार। या तो आप घर पे ही जिम खोल लो या फिर जिम चले जाओ। और आप सोच रहे हो कि घर पे पुशअप चिनअप बार लगा दूंगा मैं गेट के पास अमेजोन से मंगा के और उससे एक्सरसाइज करके मेरी बॉडी बन जाएगी, तो नहीं होगा। आप अगर जिम में बहुत मेहनत करके एक बॉडी बना भी लो और फिर उसे घर पे आके सोचो कि मैं मेंटेन कर लूंगा होम वर्कआउट से, नहीं होगा। मसल्स को बिल्ड करने के लिए तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना ही पड़ेगा और हैवी वेट उठाना पड़ेगा। उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको सेम ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत सोचो कि एक बार मेरे पास एक्यूमुलेट हो गया, मेरी मसल फाइबर आ गए, मेरे पास मसल मेमोरी है, अब तो हो जाएगा। नहीं होगा। आप करके देख लो। आप रेगुलर जिम जाओ और 2 हफ्ते जिम छोड़ के देख लो, आपकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। आपको लगने लगेगा कि मैं मसल्स को उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पा रहा। आप कितने डंबल ले आओ, कितनी बेंच ले आओ, आप घर पे वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते जो आप जिम में कर सकते हो। या तो घर में ही जिम खोल लो,
तो फायदा है, वरना आपको जिम जाना पड़ेगा। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकता यहाँ पे, और कोई इस चीज का जवाब नहीं है। अगर आपको मसल्स को रिटेन करना है, यू हैव टू गो टू द जिम। अगला सवाल है रेहान मलिक का, 7 दिन में सिर्फ 3 दिन ही वर्कआउट करने से मसल गेन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी रेहान, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 6-7 दिन ही जिम जाना पड़ेगा तभी आपकी बॉडी बनेगी। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ 2 या 3 दिन भी जिम जाते हैं। मैं उनका वर्कआउट उस हिसाब से बनाता हूँ कि वो कर सके। आपको अपनी ट्रेनिंग उस हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी जिम जा रहे हो तो आप मसल बिल्ड कर सको। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा जितना हो सके उतना ज्यादा आप जिम जाओ, अनलेस और अनटिल आप बहुत ज्यादा बिजी प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा जिम जाने का। क्योंकि डेली जिम जाने से आपकी एक हैबिट बन जाती है कि ये मेरे 7 बजे मेरे जिम जाने का टाइम है, इसके बाद मैं डाइट लेता हूँ, ये लेता हूँ, वो लेता हूँ। बट अगर आप हफ्ते में 3 दिन ये चीज करते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो फिर वो एक कहीं ना कहीं एक हैबिट इशू होता है। पर आप मसल गेन कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अपना वर्कआउट उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि आप अपनी सारी मसल्स, जितने भी आपके बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स, एब्स, काफ्स, सबका अगर आप वर्कआउट अच्छे से बना रहे हो, जहां पे आप ना अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो ना आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, आप हफ्ते में 3 दिन जिम जाके भी अपनी मसल बिल्ड कर सकते हो। आपका वर्कआउट प्लान अच्छा होना चाहिए। अगला सवाल है रवि नागर का, इंपोर्टेड प्रोटीन बेस्ट क्यों है? देखो, इंपोर्टेड प्रोटीन बेस्ट नहीं है, बस वो बात यह है कि वो ज्यादातर ओरिजिनल होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हो सके तो इंपोर्टेड लो। इंडियन में वो बात नहीं होती, क्योंकि हालांकि दोनों चीजें सेम है। देखो, जो इंडियन प्रोटीन है जो इंडिया में बन रहे हैं, पहली बात तो इंडिया में कुछ बन नहीं रहा है, सिर्फ पैक हो रहा है। जितनी भी कंपनीज है ना, जितनी भी आप कंपनी उठा लो, न्यूट्रा पे उठा लो, कोई भी आप कंपनी उठा लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सारी की सारी बाहर से ही रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं, इंडिया में अपने फ्लेवर ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कुल्फी, मैंगो, चॉकलेट, जो भी है, उसके बाद उसे बेचा जाता है। तो इंडिया में प्रोटीन कोई नहीं बना रहा, एक दो कंपनीज अवतार का, क्योंकि उनका पराग मिल्क करके अपनी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, जहां से वो रॉ मटेरियल सप्लाई करके अपनी चाइल्ड कंपनी से प्रोटीन बना रहे हैं। बट अगर आप वैसे पूछो, बाकी की सारी कंपनीज इंपोर्ट ही कर रही हैं। अब इंपोर्टेड प्रोटीन में बात ये होती है ना कि एक तो काफी कंपनीज है तो काफी पुरानी है यार, तो जो प्रोटीन कंटेंट है वो काफी अच्छा होगा। अगर मैं बात करूं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की, डायमेटाइज की, मसल फार्मा की, मसल टेक की, काफी पुरानी कंपनीज हैं। हालांकि इनमें से 2-3 कंपनीज के जो प्लांट्स हैं अब इंडिया में भी खुल चुके हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है, इट्स नॉट अबाउट कि आप इंपोर्टेड प्रोटीन लो, इट्स मोर अबाउट कि आप ओरिजिनल प्रोटीन लो और अच्छे ब्रांड का लो। अगला सवाल है सदब का, मैंने क्रेटिन यूज किया था जो वेलकोर का था, उसके साथ कुछ दिन बाद मेरे हेयर वाइट होने लगे। अभी तो कम हो गए हैं, लेकिन जब मैं यूज कर रहा था तो ज्यादा हो रहा था। देखो, क्रेटीन और हेयर फॉल का कोई लेना देना नहीं है। हेयर फॉल या हेयर व्हाइटनिंग का अगर मैं बोलूं, वो आपके मन का वहम है, क्योंकि हर जगह आपने सुन लिया। अगर आप क्रेटीन यूज करते हो तो आपका डीएसटी लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, पर वो इतना इनफ नहीं है कि आपकी हेयर फॉल होने लगे। और दूसरी बात, आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, आपको ये चेक करना है कि मेरा क्रेटीन से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। आप क्रेटीन लेते लेते अपने डीएसटी का टेस्ट करो, और आपको लग रहा है ना वो बढ़ा हुआ है, क्रेटीन लेने से बढ़ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि क्रेटीन से आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्रेटीन इज नॉट फॉर यू। बट मोस्टली केसेस में, 99% केसेस में आप देखोगे क्रेटीन और डीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, हाइप बना रखी है बस। आपके जो बाल सफेद हो रहे हैं या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, इट्स ऑल जेनेटिक, या फिर आपने अपनी डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में कुछ और चेंज किया होगा, या फिर आपका क्रेटीन नकली होगा। वेलकोर के क्रेटीन वैसे तो अच्छे होते हैं, बट आप दूसरा क्रेटीन ट्राई करके देख लो, या फिर आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराओ जहां पे अपना डीएसटी लेवल चेक करो। क्रेटीन से हेयर व्हाइटनिंग या फिर हेयर फॉल नहीं होता। अगला सवाल है सबूर का, सोया चंक ब्लैक बॉइल्ड चना इज कंप्लीट प्रोटीन मील। सोया चंक ब्लैक, ये सारी चीजें हेल्दी हैं, इन पे टाइम वेस्ट करना बेकार है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। बट मैं आपसे ये बोलूंगा कि प्रोटीन के लिए इन चीजों को खाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपका वैसे मन कर रहा है तो खा लो, बाहर का खाना खाने अच्छे से अच्छा तो आप ये खा लो, बट अगर आपको बॉडी बनानी है, मसल बिल्ड करना है, सोया चंक्स, बॉइल्ड चना, राजमा, दाल, चावल, ये सब कोई बकवास चीज है, इनसे कुछ भी नहीं होगा। अगला सवाल है अफान का, मैं मिडिल क्लास हूं, क्या मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो अफान, सबसे पहली बात तो ये, मिडिल क्लास की डेफिनेशन बहुत अलग होती है। काफी लोग सोचते हैं वो मिडिल क्लास है, बट वो एक्चुअली में मिडिल क्लास नहीं होते। मिडिल क्लास का मतलब है कि आप कम से कम महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे हो, उसे कहते हैं हम लोग मिडिल क्लास। अब दूसरी बात, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो तो एक चीज आप समझो, प्रोफेशनली अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, मतलब आपको इसको लाइवलीहुड बनाना है, आपको इससे पैसे कमाने हैं, आपको कम से कम महीने के 40-50 हजार रुपए चाहिए। मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ। आपको कोच को फीस देनी पड़ेगी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करने पड़ेंगे, डाइट होगी, वर्कआउट होगी, ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट अ चीपर गेम, बॉडी बिल्डिंग काफी महंगी है। अगर आपको लगता है आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो, आगे आप कुछ कर कुरा के अपने पैसों का जुगाड़ कर लोगे मंथली बेसिस पे, तो बॉडी बिल्डिंग करो। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक अच्छी फिजिक बनाओ, बॉडी बिल्डिंग लेवल पे मत जाओ। अगला सवाल है जतिन वर्मा का, इज ऑल डे कार्ब मैटर्स और ओनली प्री पोस्ट इन पीक कटिंग एट 2300 कैलोरीज। इसका मतलब ये है कि जतिन ये पूछ रहे हैं कि मेरा ओवरऑल कार्ब का इंटेक मैटर करता है या फिर खाली प्री पोस्ट का मैटर करता है, अगर मैं 2300 कैलोरीज खा रहा हूं और कट कर रहा हूं। जितिन, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो कार्ब इंटेक है ना, प्री पोस्ट पे बहुत कम मैटर करता है। आप उससे उस टाइम खाओ जब आपको सबसे ज्यादा भूख लगती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने कार्ब्स को मॉर्निंग में सबसे सबसे पहले उठ के खाना पसंद करता हूं, और रात को सोने से पहले। प्री पोस्ट में मेरे लिए इतना फर्क नहीं पड़ता। हालांकि प्री पोस्ट का जो न्यूट्रिशन आपकी मसल बिल्डिंग और रिकवरी एबिलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 100 ग्राम कार्ब्स डेली खा रहे हो, 2300 कैलोरीज में 100 ग्राम कार्ब्स खा रहे हो, इससे ज्यादा नहीं खा रहे। तो अगर वो 100 ग्राम कार्ब्स आप डिवाइड कर लेते हो प्री और पोस्ट में, तो ये होगा कि प्री वर्कआउट में आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी और आपको जिम में अच्छे पंप आ जाएंगे। और पोस्ट वर्कआउट में अगर आप वही कार्ब्स खा रहे हो प्रोटीन के साथ, तो उसका थोड़े से इफेक्ट होंगे इंसुलिन वाले, और आपको वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो मसल तक जल्दी आसानी से कैरी हो जाएंगे, समझ रहे हो आप। बट आपको फिर पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। और यही चीज अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खा लो, रात को आप सोने से पहले खा लो मेरी तरह, तो फिर आपको प्री और पोस्ट वर्कआउट जो है वो सेक्रीफाइस होगा। तो इससे बढ़िया मैं कार्ब साइकिलिंग करता हूं। और वैसे भी कार्ब्स इतने मैटर नहीं करते। पीपल आर वेरी मिस, दे आर नॉट एजुकेटेड अबाउट कार्ब्स, मतलब कैलोरीज को छोड़ के वो भी कार्ब्स पे फोकस कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। आपकी जो डाइट है वो टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए कि आपकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस भी खराब ना हो, और आप वो सब भी कर सको, आपका फैट लॉस भी हो सके। जितना लोग इसको डिफिकल्ट बनाते हैं इतना है नहीं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। आपको अपनी बॉडी को मॉनिटर करना पड़ेगा, वो कैसे ज्यादा अच्छा बिहेव कर रही है, प्री में कर रही है, पोस्ट में कर रही है, आपको कार्ब्स कब खाने हैं, आप ये चीजें डिसाइड करो। आप ये मत सोचो कि मुझे कब खाने चाहिए। आप ये देखो मुझे कब खाने की जरूरत है, कब मुझे लग रहा है मुझे ज्यादा एनर्जी लगती है, कब मुझे सबसे ज्यादा भूख लगती है, आप उस टाइम खाओ, आपको तब भी रिजल्ट मिल जाएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कंसल्ट अ कोच। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो, उसको अपना गोल बताओ, 1-2 महीने के लिए हायर कर लो, किसी को भी कर लो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, वहां जाके उससे पूछ लो, वो बता दो, वो आपकी एक डाइट बना के दे देगा, आंखें बंद करके आप उसे फॉलो करना, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल है हर्ष का, सर व्हेन यू आर लॉन्चिंग योर कोर्स, आई एम एक्साइटेड फॉर इट। हर्ष कोर्स पे काम काफी टाइम से चल रहा है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बट और भी काम है जो मैं कर रहा हूँ। अपनी खुद की फिजिक मेंटेन करना, डाइटिंग करना, क्लाइंट्स को देखना, उसके बाद रोज अपने आप को एजुकेट करते रहना, कंटेंट बनाना, यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी। तो टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, पर वो चल रहा है। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो मैं अगले 6 महीने में लॉन्च कर दूं, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी सारी चीजें मैंने इतने टाइम में सीखी है, मैं उसको ईजी लैंग्वेज में आप लोगों तक डिलीवर कर सकूं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। बाकी आपको फ्री नॉलेज तो मिल ही रही है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो जब तक पेड कोर्स नहीं आ रहा तब तक ये आप इंजॉय करो, जब पेड कोर्स आ रहेगा तब और सीख लेना। अगला सवाल है आमिर अली का, सर बॉडी में हार्डनेस कैसे आती है। आमिर अली मेरे क्लाइंट है, इनको मैंने व्हाट्सएप पे समझाया था, बट मैं आपको भी समझा देता हूँ। बॉडी में हार्डनेस का मतलब है लो बॉडी फैट लेवल, और आपकी मसल डेंसिटी, मसल मैच्योरिटी काफी ज्यादा है। जो आप हार्डनेस देखते हो इंस्टाग्राम पे, ज्यादातर वो इट इट हैज टू डू विद योर लो बॉडी फैट लेवल। अगर आपके पास बहुत ज्यादा मसल मास भी है, आपका बाइसेप भी 20 इंच का है, पर बॉडी में बहुत फैट है, तो आप सॉफ्ट लगोगे, ब्लोटेड लगोगे। बट अगर आपकी मसल में साइज भी कम है और आपका बॉडी फैट लेवल भी कम है, समझ रहे हो, तब भी आप हार्ड लगोगे। तो मसल्स में जो आप देखते हो ना हार्डनेस, वेस्कुलैरिटी एकदम पत्थर जैसी वो लग रही है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है, लो बॉडी फैट लेवल। अगर ऊपर फैट नहीं होगा तो मसल आसानी से दिखेगी। इसका और कोई जवाब ही नहीं है। इसका नेचुरल अननेचुरल स्टीरॉइड से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, मसल्स में जो हार्डनेस आती है वो आती है लो बॉडी फैट लेवल से। अगला सवाल है आयुष गुप्ता का, भाई 4 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, नॉलेज ना होने की वजह से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, वेट भी रुक गया। अगर आपको पता है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो हायर अ कोच, डिस्कस विद समबडी एल्स जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो आपको लगता है आपकी जिम में आता हो, या फिर इंस्टाग्राम पे हो, या फिर आपके आसपास कोई भी आपको लगता है इसको नॉलेज है, उससे आके डिस्कस करो ना। आपको पता ही है आपकी गलती कहाँ आप कर रहे हो, तो उसको सुधारो। ये तो सवाल है ही नहीं, जस्ट सुधारो उसे। अगला सवाल है तौफिक का, शुड वी ईट चिकन एंड एग्स डेली इन 2026। I don't see what has changed in 2026. You should absolutely eat everything. And when it comes to build muscles, the only good protein source that I personally trust is gonna be eggs and chicken breast. So इसमें कोई सवाल ही नहीं है, चाहे 2026 चले, 2050 चले, until और unless कोई बहुत बड़ी बीमारी चल रही है कि आप अंडे चिकन नहीं खा सकते, you should always consume eggs and chicken. If you are worried that उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं या हॉर्मोन्स हैं, तो हर चीज में है वो। जो आप दूध पी रहे हो उसमें भी है, जो आप सब्जियां खा रहे हो उसमें भी है। नेचुरल कुछ भी नहीं बचा है अब। यू आर नॉट नेचुरल एट ऑल, एवरीथिंग हैज समथिंग इन इट। सो मेक श्योर आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक शैडो का, आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे टाइम लाइन दे देते हो कि फैट लॉस हो जाएगा, जबकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है। देखो, मुझे पता है हर किसी की बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्स करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई महीने का 10 किलो लूज कर रहा है और कहीं कोई महीने का 1 किलो लूज कर रहा है, ऐसे नहीं होता। जो वेरिएशन होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो एक इंसान एक महीने में 6 किलो वेट लॉस कर रहा है, दूसरा 4 किलो कर लेगा। उसका एवरेज बना के मैं बोल सकता हूं कि मैं एक महीने में 5 किलो तक किसी का भी फैट लॉस करा सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि
आप मेरे पास आ जाओ, महीने में मैं आपका 10 किलो लूज करा दूंगा, 8 किलो लूज करा दूंगा। मैंने जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन कराई है उसमें जो डेडलाइन होती है वो 3-4 महीने होती है, कि 3-4 महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, पर मोस्टली 3-4 महीने में अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। आप लोग ना, बस आपको पता नहीं है, बेसिकली आपको लगता है बॉडी बनाने में बहुत टाइम लगता है। जो थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, 3-4 महीने बहुत होते हैं। अगर अपनी डाइट और वर्कआउट को सीरियसली ले लो, आपने कभी सीरियसली उसे लिया ही नहीं, आपने कभी वो टेक्निक यूज नहीं करी, आपको पता ही नहीं डाइट वर्कआउट क्या होता है, इसीलिए आपको सालों हो गए आपको रिजल्ट नहीं मिले। पर जब आप चीजों को सही तरीके से करने लगो ना, 3-4 महीने बहुत होते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत लोग रहे हैं जो मेरे क्लाइंट्स भी नहीं है, मेरे क्लाइंट्स नहीं है वो, उसके बावजूद उन्होंने 4-5 महीने में, 3 महीने में अपनी बॉडी में एक अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन करी है। 4-5 महीने में आप मिस्टर ओलंपिया नहीं बन जाओगे, बट हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है ना कि अगर आपको थोड़ा फैट लॉस करना है, एब्स निकालने हैं, मसल गेन करना है, उसके लिए 4-5 महीने बहुत होते हैं। आपको गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए, आपका डाइट वर्कआउट अच्छा होना चाहिए। अगला सवाल है मयंक मेहता का, ध्यान से सुनना। इज देयर अ वे एंड टू डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म टू गेन सम वेट? आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा सवाल है वैसे तो, थोड़ी सी हंसी भी आई मुझे, पर मैं आपको बताता हूँ। देखो, द प्रॉब्लम इज नॉट द मेटाबॉलिज्म, द प्रॉब्लम इज योर डाइट। यू आर स्टिल नॉट ईटिंग अ गुड डाइट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ज्यादा कैलोरी खाऊंगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आपको फूड चॉइसेस भी बहुत मैटर करती है कि आप क्या खा रहे हो। इफ यू आर इंक्लूडिंग मोर लिक्विड कैलोरीज, और आपका वर्कआउट भी उस हिसाब से है। देखो, प्रॉब्लम मैंने ये देखी है, जो लोग स्किनी होते हैं ना, सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं, वो खाते तो दबा के हैं, पर वो वर्कआउट भी बहुत दबा के करते हैं। ऐसे नहीं होता यार। आप अगर इतना खा भी रहे हो पर वर्कआउट जिम में बहुत ज्यादा मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आपकी बॉडी से मसल रिपेयर में यूज नहीं करेगी, वो एनर्जी बर्निंग में सारा चले जाएगा। क्योंकि जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है वो जिम में भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका बीएमआर ऑलरेडी बहुत हाई है। तो आप खुद सोच के देखो, अगर वो जिम में जा रहे हैं तो वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा कैलोरीज बर्न करके, उनका वर्कआउट बहुत अलग होता है। मेरे काफी क्लाइंट्स रहे हैं जिनका वेट गेन काफी स्लो था, तो उनकी मैंने डाइट उस हिसाब से बनाई, वर्कआउट उस हिसाब से बनाया कि वो फोकस ज्यादा वो वेट गेन पे रहे, मसल गेन पे थोड़ा सा कम रहे। क्योंकि आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते, पहले वेट गेन कर लो, मसल गेन बाद में कर लेना। आपकी दोनों चीजें इक्वल नहीं हो सकती, आपको डाइट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वर्कआउट तो आप हफ्ते में 2-3 दिन करोगे तो भी चलेगा। अगला सवाल है वंश अरोड़ा का, लास्ट टाइम पिज्जा कब खाया था काश भाई? पिज्जा को तो नहीं पता, बट ऐसा नहीं यार, मैं खाता हूँ हर संडे को, मैं मोमोज खा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बाकी मेरी डेली डाइट भी ठीक है, इतना कुछ नहीं है। फोटोशूट की प्रेप कर रहा हूँ तो क्रेविंग ज्यादा होती है। बट यूजुअली अभी जैसे मैं अपना बॉडी फैट मेंटेन कर रहा हूँ 11-12% के आसपास, और लीन बल्किंग कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसी कोई क्रेविंग नहीं होती। और मेरे को पिज्जा ऐसा कुछ शौक नहीं है। शायद मैंने बर्थडे पे खाया था अपने, डोमिनोज से मंगा के, आई गेस सो, आई डोंट रिमेम्बर। बट फास्ट फूड की आप बात करो तो मोमोज और नूडल्स मैंने लास्ट संडे ही खाए थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अगला सवाल है चाहत का, एफएसएच और एलएच कम है, बहुत कम, इनको ठीक कैसे करें? बट आपने मुझे ये नहीं बताया कि वो कम क्यों है। आप साइकिल पे हो या साइकिल पे नहीं हो? देखो, अगर आप साइकिल पे हो तो आप ये दोनों चीजें ठीक नहीं कर सकते, खराब होगा ही होगा। आप सिर्फ अपनी फर्टिलिटी को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, कि आपको आगे जाके पेरेंट बनने में कोई दिक्कत ना है। साइकिल पे तो ये दोनों चीजें खराब होंगी क्योंकि आप स्टीरॉइड्स ले रहे हो। बट अगर आप नेचुरल हो तो आई वुड से, उसमें भी आपके साथ बहुत सारे सवाल हैं कि आपका बॉडी फैट लेवल कितना है, आपकी स्लीप कैसी है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अगली बार अगर आप क्वेश्चन पूछो तो प्रॉपर क्वेश्चन पूछना कि आप साइकिल पे हो या नहीं हो, क्योंकि जो जवाब है वो पूरा बदल जाता है। अगला सवाल है अटल सेन का, अपर एब्स लोअर एब्स अलग होते हैं, क्रंचेस करने पे दोनों एक साथ ट्रेन होते हैं या अलग अलग ट्रेन होते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो अपर एब लोअर एब्स कुछ नहीं होता, एक ही मसल होती है आपके पेट में, जिसको हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। अब बात यह है कि आप उस मसल के अलग अलग एरिया को टारगेट कर सकते हो। जो 6 एब्स आप देखते हो ना, किसी के 4 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, मसल एक ही है जिसको हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। अब बात यह है कि कुछ एक्सरसाइज होती है जो आपके अपर एब्स को टारगेट करेंगी, कुछ को लोअर एब्स को टारगेट करती है। मसल एक ही है, अपर लोअर कुछ नहीं है, बस वो नाम हमने दे रखा है, एब्स एक ही होते हैं, ठीक है। अब जो क्रंचेस आप करते हो उसमें ज्यादातर आप अपर एब्स को टारगेट करते हो, समझ रहे हो। और जब आप लेग रेजेस करते हो, जहां पे आप नीचे से मूवमेंट कर रहे हो, देखो जहां बॉडी आपकी नीचे से हो रही है, आपके लेग्स ऊपर उठ रहे हैं, वहां पे लोअर एब्स आपके टारगेट होंगे। जहां पे आप खुद नीचे जा रहे हो, जैसे क्रंचेस में आप जा रहे हो या ऊपर उठ रहे हो, समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूं, उसमें आपके अपर एब्स टारगेट होते हैं। अगर आपको प्रॉपर एब्स की डेवलपमेंट चाहिए, आई वुड रिकमेंड दैट कि आप दोनों का जो रेशियो है 50-50 रखो। आपको लेग रेजेस भी करने पड़ेंगे और आपको क्रंचेस भी करने पड़ेंगे। अगला सवाल है अमित गर्ग का, फैट गेन 2 किलो तक हो जाता है एक वीक में, पर एक वीक में 1 kg फैट ही लूज कर सकते। तो ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फैट गेन करना बहुत आसान होता है, फैट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बनाया ही ऐसे गया है यार।
हमें पहले, अगर आप हजारों साल पहले जाओ तो हमें डेली खाना नहीं मिलता था, हमें कभी कभी खाना मिलता था। हम एक आध हफ्ते में कोई हिरन मार के खा लिया तो खा लिया, और मजाक नहीं कर रही, सच है। तो इसलिए हमारी बॉडी इस तरीके से इवॉल्व हुई है ना कि हम वी आर वेरी गुड एट स्टोरिंग कैलोरीज, वी आर वेरी गुड एट स्टोरिंग फैट, बट वी आर वेरी बैड एट लूजिंग इट। हमारी जो बॉडी है वो कैलोरीज को लूज नहीं करना चाहती, फैट को लूज नहीं करना चाहती, वो चाहती है बेटा बचा के रख, कल को खाना मिले ना मिले। इसलिए जल्दी से फैट लॉस नहीं होता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर गेन जल्दी से हो जाता है। अब क्या करें, भगवान से जाके कंप्लेंट करो हमें ऐसा क्यों बनाया। अगला सवाल है सिंग एनवीवाई का। टेस्ट के इंजेक्शन लगाने के बाद हिप्स पे गांठ बन जाती है, पेन रहता है 2-3 दिन तक, एनी सॉल्यूशन। देखो, कुछ टेस्टोस्टेरोन के एस्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पेन देते हैं। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि पर एमएल कितना एमजी है, 250 mg है, 100 mg है, 150 mg है, या फिर आप एक ही बार में 500 mg लगा रहे हो। मुझे नहीं पता आपकी डोज क्या है, आपकी साइकिल क्या है, आपका एस्टर कौन सा है, बट जो आप सॉल्यूशन इसमें मांग रहे हो, आई कैन नॉट गिव यू फॉर श्योर, स्पेशली क्योंकि मैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को लेके कोई नॉलेज नहीं दे सकता। फिर भी मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको सवाल पूछना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके पास कोई कोच नहीं है और आप सिर्फ एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो। दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर यू। अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो या फिर आपके पास कोई कोच नहीं है, डू नॉट यूज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। क्योंकि आप एडवाइस के बेसिस पे ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, एक दिन आपको कोच हायर करना ही पड़ेगा। और ये जो आप इंजेक्शन के बाद जो गांठ आपको पड़ रही है ना, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है स्कार टिश्यू। मैंने लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए भी देखा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा। क्योंकि वहां पे कभी कभी इस लेवल पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना कि डॉक्टर को वो जो आपका टेस्टोस्टेरोन है जो साइट पे जाके वहां पे लोकली कलेक्ट हो गया है, वो निकालना पड़ता है दोबारा से। टेस्टोस्टेरोन लगाने के बाद ही पूरी बॉडी में नहीं घूमने लगता, वो साइट इंजेक्शन पे ही रहता है, इंजेक्शन साइट पे रहता है, वहां से स्लोली स्लोली वो रिलीज होता है। जो आप मसल्स में घुसेड़ते हो ना, वहां पे जाके वो स्टोर होता है, फिर वो वहां से स्लोली स्लोली रिलीज होता है। सो वो इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। कई बार आपको गांठ इसलिए भी पड़ जाती है, आपका जो ब्रांड आप यूज कर रहे हो वो बहुत ही बेकार है, लोकल ब्रांड है, या फिर आपका जो कैरियर ऑयल है जिसमें जो सॉल्यूशन है मिक्स होता है, टेस्टोस्टेरोन का पाउडर होता है, उसको ऑयल में मिक्स करके तब उसे एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो अगर वो ऑयल आर्चिस ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, तो ऑब्वियसली ज्यादा पेन देंगे। बाकी कुछ ब्रांड्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड होते हैं, वो यही सब ऑयल यूज करते हैं। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस आपको गांठ बन रही है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, डिस्कस विद अ कोच, उसको बताओ कि मैं ये यूज कर रहा हूँ, मेरी ये डोज है, मुझे गांठ बन रही है, बार बार मुझे पेन हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। अगला सवाल है ध्रुव पांडे का। हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन पोस्ट हेमोरॉइड सर्जरी। देखो, जो सर्जरी के बाद जो आपको इन्फ्लेमेशन होती है वो सिर्फ 2-3 हफ्ते रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। अगर आपके 2-3 हफ्ते नहीं हुए तो थोड़ा सा वेट करो। बाकी दूसरी चीज, आपकी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, व्हाट यू आर ईटिंग बेसिकली। सो हो सके तो वार्म फूड खाओ, गर्म खाना खाओ, सॉफ्ट खाना खाओ, रोटी चावल ये सारी चीजें खाओ, स्पाइसी चीजें बिल्कुल मत खाओ, इट विल कॉज मोर पेन टू यू। एड मोर फाइबर टू योर डाइट, हो सके जितना फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ, सीलियम हस्क आप ऐड कर सकते हो। एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइट एक्सरसाइज करोगे तो बेटर है। बाकी अपने आपको थोड़ा टाइम दो, 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है। हो सकता है अभी इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, पर 2-3 हफ्ते बाद जनरली ये चीज ठीक हो जाती है। अगला सवाल है सुनील का। व्हाट इज लिवर इंटॉलरेंस एंड हाउ टू क्योर इट। देखो, लिवर इंटॉलरेंस कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है कि मैं आपको ये बोल दूं कि जॉन्डिस हो गया या फिर आपको हेपेटाइटिस हो गया। लिवर इंटॉलरेंस का मतलब है कि आप कुछ भी खा रहे हो, लिवर उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लिवर फैटी हो जाता है, आपकी आईज येलो हो जाती हैं, आपको डायरेशन की प्रॉब्लम होती है, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब आपका लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा। तो ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, जस्ट लाइक आपका लिवर चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा। अब इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। जो मेन 3 रीजन है वो ये है, बॉडी बिल्डिंग में आपने बहुत ज्यादा ओरल स्टीरॉइड्स लिए हैं, क्योंकि ओरल स्टीरॉइड्स आपके लिवर की बैंड बजा देते हैं, चाहे आपका लिवर रिकवरी भी हो जाए बाद में भी, अगर आप ढंग से प्रिकॉशंस ना लो। दूसरा हो सकता है कि आप अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, क्योंकि वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती है। तो अगर ये इशू है तो भी आपका लिवर टॉलरेट नहीं कर पाएगा खाने को अच्छे से। तीसरा ये हो सकता है कि आपने पेन किलर्स बहुत लिए हैं, या फिर आप बहुत विटामिन मिनरल्स लेते हो और किसी तरीके की टैबलेट लेते हो, या फिर आपकी डाइट बहुत खराब है। ये तीन तीन मेन रीजंस होता है जिसकी वजह से लिवर आपका इंटॉलरेंट बन जाता है। चौथा एक फैक्टर जो मैं बोलूंगा, जेनेटिक्स भी होते हैं। किसी किसी का लिवर होता ही वीक है, वो ज्यादा चीजें हैंडल नहीं कर पाता। ये चीज मैंने पर्सनली भी देखी है। मैं अब तक अपने करियर में कम से कम 500 ब्लड रिपोर्ट तो पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं हर क्लाइंट की ब्लड रिपोर्ट कराता हूँ। तो मैंने देखा है किसी किसी का लिवर फालतू में ही पता नहीं क्यों ALT AST इतने हाई हो रखे हैं कि पूछो मत। उस इंसान ने कभी कुछ टच भी नहीं करा फिर भी, और किसी की साइकिल चल रही है प्रॉपर, उसके बावजूद उसका सारी रेंजेस एकदम नॉर्मल है। तो जेनेटिकली भी होता है। तो और इसको क्योर करने का जो आप पूछ रहे हो, इसका कोई इंस्टेंट इलाज नहीं है यार कि कुछ खा लोगे आप वो हो जाएगा। आपको जो लिवर इंटॉलरेंट बनता है वो हैबिट से बनता है। तो वो जो टॉलरेंट बनेगा वो भी हैबिट से बनेगा। आपको अपनी स्लीप ठीक करनी पड़ेगी, आपको अच्छी अच्छी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। लिवर के कुछ सप्लीमेंट होते हैं, मिल्क थिसल एक अच्छी चीज है,
एक आपका NaC जिसको हम कहते हैं, सिस्टीन, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू यूज। टुडका यूडिलिव आती है, केमिस्ट पे मिल जाएगी, वो भी एक अच्छी चीज है। ये लीवर के कुछ सप्लीमेंट्स है जो हेल्प कर सकते हैं। बाकी टर्मरिक जिसमें करक्यूमिन होता है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डाइट, क्योंकि देखो जो भी आप खाना खा रहे हो लिवर ही ब्रेक डाउन कर रहा है उसको। अगर लीवर को अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं ब्रेक डाउन करने के लिए, हेल्दी चीजें मिल रही हैं, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, उसका काम आसान रहेगा। बट अगर आप उसे पिज्जा बर्गर दे रहे हो, आप उसे बहुत अनहेल्दी चीजें दे रहे हो जो बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड्स हैं, जिसको प्रोसेस फूड्स का क्या मतलब होता है? प्रोसेस फूड्स का मतलब होता है एक खाने को बनाने में 36 चीजें करी गई। फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट है, बिस्किट के लिए पहले आटा मंडता है, उसमें फिर ये पाउडर डलेगा, फिर उसमें मेल्टोडेक्सिन डलेगा, उसके बाद उसे बेक करेंगे, फिर उसके ऊपर से टॉपिंग होती है। तो बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाएगा। जिस चीज को जितना बनाने में टाइम लग रहा है, लिवर उसको उतना ही टाइम लेगी ब्रेक डाउन करने में भी। मतलब लिवर का काम बढ़ गया यार। एक तरफ आप उबले हुए चावल खा रहे हो, लिवर उसे आसानी से ब्रेक डाउन कर देगा। एक तरफ आप खा रहे हो बिरयानी जिसमें इतने सारे मसाले हैं, तेल है, लिवर को ज्यादा मेहनत लगेगी ना, समझ रहे हो आप? मैं ये नहीं बोल रहा आप उबला हुआ खाना खाना शुरू कर दो, बट मैं ये बोल रहा हूँ लिवर अगर आपका इंटॉलरेंट है, आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप खाना जो है सादा खाना शुरू करो, सिंपल फूड खाओ। उसमें आप थोड़े बहुत मसाले यूज कर सकते हो, बट अवॉइड जंक फूड। एंड ऑल्सो कंसीडर दोज थिंग्स दैट आई सेड इनिशियली। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी, ज्यादा टैबलेट्स नहीं खानी, और आपका लाइफस्टाइल, आपकी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला सवाल है आई एम योर डैडी का, थायराइड थोड़ा स्लो है, फैट लॉस पॉसिबल है या नहीं है? डिपेंड करता है आपका थायराइड कितना स्लो है। अब अगर वो बिल्कुल ही बैंड बजी पड़ी है, आप हाइपर थायराइडिज्म में बैठे हो, आपका T3 T4 बहुत लो है, TSH आपका काफी हाई है, तो फैट लॉस करने में आपको दिक्कत होगी फॉर श्योर। बट अगर आप थोड़ा बहुत ही है, TSH आपका ज्यादा हाई नहीं है, T3 T4 ज्यादा लो नहीं है, तो आप उसे बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेके भी ठीक कर सकते हो, जिससे आपका फैट लॉस पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक सेलेनियम, यू कैन टेक ट्रायोसिन, यू कैन टेक जिंक, यू कैन टेक एवरीथिंग दैट सपोर्ट्स नेचुरल थायराइड प्रोडक्शन। बट अगर इन चीजों को लेने के बाद भी आपका थायराइड रिकवर नहीं कर पा रहा है, देन आपको थायराइड की जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड मेडिसिन होती है वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका थायराइड ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आपके लिए फैट गेन करना बहुत आसान है। आपके लिए एक कैलोरी सिर्फ एक कैलोरी नहीं है, वो आपके लिए 2 कैलोरी भी बन सकती है, क्योंकि वो सारी जो चीजें बॉडी में रेगुलेट हो रही है वो थायराइड की वजह से ही हो रही है। तो डिपेंड करता है। अपना पहले थायराइड का टेस्ट कराओ, चेक करो कितना लो है। अगर बहुत ज्यादा लो है, डॉक्टर आपको एक मेडिकेशन देगा, हो सकता है आपको लाइफ टाइम भी उस पर टिकना पड़े। काफी लोग उस पर टिकते भी हैं, जिसको हम बेसिकली थायरोनॉर्म बोलते हैं। 25 mcg से लेके वो 200 mcg तक भी आते हैं। डिपेंड करता है आपका थायराइड कितना लो है, वही वाली बात हो जाती है। बट अगर आपका ज्यादा लो नहीं है, तो आप मेडिसिन लेके भी कर सकते हो। तो आपके सवाल का जो वन लाइन आंसर है वो ये है, अगर थायराइड ज्यादा लो नहीं है तो भी आप फैट लॉस कर लोगे, बट अगर ज्यादा लो है तो बिना थायराइड की मेडिकेशन के फैट लॉस पॉसिबल नहीं है। हाँ जी गाइस, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के क्वेश्चन आंसर हम लोग खत्म करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार दे चुका हूं, तो उनके जवाब दोबारा देने का मतलब नहीं बनता। तो अगली बार अगर मैं इंस्टाग्राम पे आस्क मी क्वेश्चन का स्टिकर लगाता हूं, मेक श्योर आप वो सवाल पूछो जिनके जवाब मैंने ऑलरेडी ना दिए हूं। क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब देने में मजा आता है जिनके जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। बार बार दे दे के मैं भी थक गया हूं, और ऑलरेडी लोगों को पता है। तो कुछ ऐसी बात करते हैं जो लोगों को नहीं पता। थोड़ी सी साइंस में थोड़ा सा डीप में जाने में मजा आएगा आप लोगों को भी और मेरे को भी। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, या तो दोबारा से Q&A करेंगे, अगले अगले नए नए सवाल लेके आएंगे, या फिर कोई और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिससे लोगों को सीखने को मिले। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द जिम।